हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 7 इज। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन के द्वारा जो सॉल्यूशन होगा इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, बात समझ रहे। तो चलिए देखिए इसको कैसे समझेंगे। x इक्वल टू 5 है, ध्यान दीजिए x इक्वल टू 5 है, y तो नहीं दिया है, y कुछ भी हो सकता है, इसको ध्यान से समझिए। अब y का हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, चैप्टर 3, यानी कि जिसमें दो वेरिएबल हो। x है, चूंकि इससे एक लाइन तैयार होगा तो x भी होगा y भी होगा। जब x इक्वल टू 5 है तो y क्या होगा, y कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्लस में भी वैल्यू हो सकता है, माइनस में भी वैल्यू हो सकता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, x इक्वल टू 7 है तो y यहाँ पर क्या है, y कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको ग्राफ से समझ कोऑर्डिनेट एक्सिस से समझते हैं। देखिए ये आपका x एक्सिस हो गया, x x डैश, y y डैश। ठीक है, x कितना है, 5 है, हमने अभी कहा x 5 है, y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x 5, x देखिए प्लस 5 में है तो किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि ये माइनस में 1 2 3 4 5 कहीं भी। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं x मेरा कितना 5, y कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा, y प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अगर प्लस में होगा तो y की तलाश में हम ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, अगर वही y माइनस में होगा तो y की तलाश में हम नीचे की ओर जाएंगे। ठीक है, अब बात समझ में आ रहा है। तो ये जो लाइन बना वो क्या हो गया, y एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। बात समझ में आ रहा है। ठीक, यानी x इक्वल टू 5 जो है इसके द्वारा जो लाइन तैयार होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक उसी तरह से x इक्वल टू 7 है तो देखिए 5 के बाद ही 7 मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, प्लस में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 7 है, अगर y प्लस में होगा तो y की तलाश में ऊपर आएगा, अगर y माइनस होगा तो y की तलाश में नीचे जाएगा। अब ये दोनों लाइन को ध्यान से देखिए, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और आप लोग को पता होगा कि लाइन पैरेलल है मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन कहीं आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया, जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहीं पर हमारे यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। आप लोग को पता होगा कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं किया। बात समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, नोट नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इनमें से क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब कि इसका हल नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 3 फ्रॉम द ओरिजिन इज। क्वेश्चन को अच्छा समझिए कि आपके पास पॉइंट गिवन है। ठीक है, अब इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो पता करना है। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसको अरेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि इसके द्वारा जो लाइन तैयार होगा, इसके द्वारा जो लाइन तैयार होगा, दोनों का दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपके पास एक पॉइंट है, अब बताना है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, अच्छा से समझिएगा इसको, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, अब क्या दिया है, -4 और 3, तो -4 3 कहां पर होगा, क्योंकि ये देखिए क्या है, माइनस में और ये क्या है, प्लस में, तो x जो है ये जो है प्लस में है, और मतलब सॉरी ये क्या है, माइनस में, और ये क्या है, प्लस में है, तो माइनस प्लस किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, यानी कि -4 को कहीं ना कहीं इधर देखेंगे इस लाइन में। ठीक है, और 3 को किस में देखेंगे, इसमें देखेंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि हमारा जो पॉइंट होगा ये यहाँ पर होगा, -4 और 3 ये होगा। ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इस पॉइंट का ओरिजिन से हमें डिस्टेंस देखना है, इस तरफ से ये डिस्टेंस कितना होगा, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे कि ऐसे हम सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर हमने खींचा तो ये क्या होगा, कौन होगा, ये होगा या ये होगा, तो ये किसको बतलाएगा, ये y एक्सिस को बतलाएगा, तो y एक्सिस के लिए कौन सा हो गया, 3 हो गया, मतलब ये 3। ठीक है, अब हम ऐसे देखते हैं तो ये किसको बतलाएगा, ये x का वैल्यू को बतलाएगा जो कि आपका -4। ये बात समझ में आ रहा है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है, हमें ये निकालना है,
यहाँ पर 90 है, ये 3 है, ये -4 है, तो क्या ये नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा। इसको हमने माना, ये जो डिस्टेंस है, चलिए इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं डिस्टेंस को P। इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हमने माना P। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखिए ये हाइपोटेनस है, तो P² इक्वल टू ये परपेंडिकुलर एक बेस, दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर बेस हो सकता है। ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये क्या हो गया -4 का स्क्वायर, ये 9 और ये 16। क्लियर है? तो ये 25। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए स्क्वायर हटा दिए, क्या चढ़ गया? रूट चढ़ गया। क्या चढ़ा? रूट चढ़ा। यानी कि जो डिस्टेंस, केवल हम डिस्टेंस देखेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5 आएगा, है ना? तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 5 यूनिट्स आएगा। बात समझ में आया? इस पॉइंट का जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 5 यूनिट। इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ b2 में x² + ax + b a परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? देखिए ये हमारा गिवन है, तो b के बदले क्या होगा? इन चारों में से क्या होगा कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। मतलब b के जगह पर क्या होगा, इस b के बदले क्या होगा कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर के रूप में निकल करके आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? देखिए, अच्छा मान लिया कि हमारे पास कोई एक संख्या है 3 का स्क्वायर। क्या है? 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। ये 9 ही तो है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो कोई भी संख्या अगर मान ली कि ये है, इसका स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अगर इस पर स्क्वायर लगा रहता 5 पर स्क्वायर, तब हम इसको कह सकते हैं कि इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 25 ही तो है। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट अभी काम आने वाला है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या 7 है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देख लीजिए ये 49 ही तो है, यानी 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7, जिसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये हट गया तो क्या बचा? यानी कि 7 बचा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट अब काम आने वाला है, लेकिन ध्यान में ये भी रखना है। चलिए एक फॉर्मूला है उसको हम लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² + 2ab + b²। ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, x² + ax + b, ये दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे हम? इस फॉर्मूला के रूप में सेट करेंगे। मतलब इसको हम इसमें सेट करेंगे, क्या है? a², जिसको हम a समझ के ऐसे कर देंगे, ये a²। फिर क्या होता है? 2ab, 2, ठीक है, a मेरा यही हुआ, ठीक है, जिस तरह a यहाँ यही है, ठीक है, यही पर है। 2ab, b के बारे में कुछ सोचना है। b हम ऐसा सोचेंगे कि फिर ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, यहाँ पर तो यानी कि a रखना पड़ेगा। x और a, देखिए x और a है, क्या यहाँ 2 है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर 2 रखेंगे। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? x बचेगा और a बचेगा, मतलब a बचेगा और x बचेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। इससे ये पता चला कि o b के जगह पर b के बदले क्या रखेंगे? a/2। तो आंसर तो यहीं से पता चल गया। अब आगे क्या होता है? b²। क्या होता है? b², यानी कि b का जगह पर क्या लिखेंगे? a/2 का स्क्वायर। मतलब इस b के बदले क्या चल रहा है? b हमारा साफ साफ पता चल गया कि b जो नहीं पता था, तो b के बदले क्या लिखाएगा? b के बदले क्या लिखाएगा? a/2। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझिए कि b के बदले हमने लिखा है a/2, बाद में फॉर्मूला के अनुसार b² a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a/2 का स्क्वायर हम लोग नहीं बोल देंगे आंसर, मतलब कि a²/4 नहीं बोल देंगे, ये गलत हो जाएगा। केवल b के बदले क्या पुट किया है हमने? a/2 को पुट किया। अब बात समझिएगा,
इतना बराबर हम इतना कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो इतना बराबर भी क्या होगा? इतना ही होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के बदले x और b के बदले क्या होगा? a/2। देखिए ध्यान दीजिए, अभी हमने कहा था, क्या कहा था कि इस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, यानी कि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, यानी b के बदले हमने a/2 रखा तो ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में निकल गया। बात समझ में आया? फिर से देखिए, जैसे कि 3 है तो ये 3 का स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन 3 का स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए ये 9 ही तो है, फिर से बता रहे हैं, ये हमारा कितना 3 आया, तो उसी तरह से इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा कि नहीं? आराम से निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? इसको हटा दीजिए, आंसर मेरा क्या होगा? क्या हो जाएगा? x प्लस a/2, इसका आंसर ये होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हमने रखा b के बदले a/2 रखने से ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर के रूप में निकल करके आ गया। बात समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। कहता है कि आपके पास एक द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण का क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस द्विघात समीकरण का जो रूट्स है, जो मूल है, वो असमान है। डिस्टिंक्ट का मतलब असमान, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये क्या जानकारी हमें देता है? क्या जानकारी देता है? तो आप लोग को शायद पता होगा कि अगर रूट्स जो है रियल एंड अनइक्वल डिस्टिंक्ट है, मतलब अनइक्वल है, इसका मतलब जो डी है वो क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। यही कंडीशन होता है। डी हमारा क्या है? ये डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम लोग बोलते हैं विवेचर। क्या कहते हैं? विवेचर। ठीक है, अब डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी के बदले ये तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब विवेचर निकालते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो देख लीजिए, साफ कह दिया है कि इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो अलग अलग है। और हम लोग को पहले से पता है कि जब डी 0 से बड़ा होता है तभी रूट्स क्या होता है? अलग अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है, जब 0 से बड़ा होता है। तो d क्या हो गया? 0 से बड़ा। d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। मतलब ये d ही है। तो d क्या है? 0 से बड़ा होगा, तो रूट्स क्या होगा? वो अनइक्वल, मतलब डिस्टिंक्ट निकलेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ABC is a right angle triangle in which angle C 90 degree, then the value of sin A plus B is। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब एक एंगल क्या है? 90 डिग्री। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि एंगल C क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जब एंगल C 90 डिग्री, तो A और B दोनों मिला करके कितना होगा? वो दोनों मिला करके भी 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सी अकेले 90, तो a प्लस बी कितना होगा? 90। ऐसा ही समझ में आ रहा है, इसमें फिगर बनाने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए, यानी कि जब सी अकेले 90, तो a और b मिला करके भी कितना होगा? 90 होगा। तो इस तरह से यहीं पर सोल्व हो जाएगा ये। तो साइन a प्लस बी हमारा कितना? 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी 1। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ब्रैकेट में इंटू में है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसको सॉल्व करेंगे और देखना है कि इन चारों में से इसका कौन सा आंसर होगा। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके बाद बगल में क्या दिया हुआ है?
कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्लियर है? इसको अच्छा समझिए। देखिए अब इसको हम फिर से समझा देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? ठीक इसका उल्टा h/p, अगर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो आंसर कितना आया? 1 आया। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर होता है कि यहाँ पर डायरेक्ट हमने साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया इसके बदले, बात समझ में आ रहा है? देखिए तो हमें पता है कि एक फार्मूला, बेस फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, 1 इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए यानी कि हम जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां तो हम लिख ही सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर जहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो दिया तो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसके बदले हमने क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बगल में क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम एरेज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि इफ p एंड q आर प्राइम नंबर्स देन द HCF ऑफ p एंड q इज। देखिए p और q क्या है? p और q क्या है? प्राइम नंबर से, उसका हमें HCF पता करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, ऑप्शन डी। कैसे? दो देखिए एक p है और एक q है, ध्यान सुनिए, एक p है और एक q है, दोनों अलग अलग नंबर है और कह दिया दोनों दोनों कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। चलिए मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, 2 मेरा क्या है? प्राइम नंबर। उसका बगल में क्या है? 3 भी मेरा क्या है? प्राइम नंबर। अगर हम इसका HCF निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए यानी 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1। तो दोनों में जो मैच करता है उसी को तो HCF कहते हैं ना। तो क्या मैच किया? 1 मैच किया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो डिफरेंट नंबर में कुछ नहीं मैच करता है तो हम HCF 1 ही समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 इज। देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें इसका क्या निकालना है? डी निकालना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। बहुत ही आसान है। एक बात और, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर से सुनिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए इससे अगर हम इसका तुलना करेंगे तो a कितना निकल करके आ जाएगा? a निकल करके आ जाएगा 3, b हो जाएगा -2, c कितना हो जाएगा? 1/3। d निकालना है, बहुत ही आसान है। d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b के बदले क्या लिखेंगे? -2 का स्क्वायर। देखिए b मेरा -2 है और 4, a के बदले 3 और c के बदले 1/3। ये c कट गया। तो देखिए यहाँ समझेंगे इसको, क्या हो गया? ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पर क्या बचा? केवल 4। तो 4 में 4 क्या हो गया? एक प्लस में एक माइनस में आंसर क्या है? 0। तो इसका d कितना निकला? तो d हमारा निकला यहाँ पर 0। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर है? केवल यहाँ पर हमें क्या निकालना था? d निकालना था, जो कि हमारा b² माइनस 4ac से निकल जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द सेकेंड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट इट, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 8 तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम अरेंज कर देते हैं यहाँ पर, देखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम इसको फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द सेकेंड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट इट। बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि आपके पास एक सर्किल है और उसमें एक सेकेंड लाइन उस सर्किल में कितना पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। ध्यान से सुनिए, कोई भी सर्किल इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ होता है
तो उस सर्किल में कोई भी सेकेंड लाइन कितना पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 2। कितना होगा? 2। क्लियर है? ठीक है, अब इसको समझिए कैसे। देखिए आपके पास क्या है, एक सर्किल है, एक सर्किल गिवन है, ठीक है। तो सेकेंड लाइन वो लाइन होता है जो किसी सर्किल को एकदम चीरते हुए, क्रॉस करते हुए आगे की ओर जाता है, वो सेकेंड लाइन है। देखिए इस तरह से, तो यहां पर एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, यहां पर एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, तो टोटल कितना पॉइंट है? 2। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया? 2। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका थ्योरम 6.6 से रिलेटेड है। याद करिए थ्योरम 6.6, और थ्योरम 6.6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो थ्योरम 6.6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो थ्योरम 6.6 कहता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, तब उसका एरिया का रेशियो उसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। फिर से सुनिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तब उसका एरिया का रेशियो उसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है आपस में। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। उसका जो साइड दिया हुआ है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, तो साइड का रेशियो हमें करना नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिए, हमें क्या निकालना है? ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। तो वो किसके इक्वल होता है? साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ साइड का रेशियो दिया हुआ है 4:9। तो रेशियो हमें क्या करना है? केवल ये जो रेशियो में है कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो उसका केवल हमें स्क्वायर कर देना है। क्योंकि अभी हमने कहा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उन ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो केवल स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 16:81। समझ में आया? तो अभी हमने देखा टोटल 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।